नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है। दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन माने जाने वाले हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी टकराव की स्थिति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर अमेरिकी सेना का पूरी तरह नियंत्रण है और अमेरिका इसे बनाए रखेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर बढ़ रहे एक पनामा के झंडे वाले मालवाहक जहाज को रोकने के लिए कार्रवाई की है। तो अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक चेतावनी के बावजूद जहाज नहीं रुका, जिसके बाद उसके स्टीयरिंग सिस्टम को निशाना बनाकर 2 हेलफायर मिसाइल अदा की गई। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज़ को दोबारा नहीं खोलेगा। तो तेहरान ने अमेरिका से युद्ध और नाकाबंदी खत्म करने, जब्त की गई संपत्तियां लौटाने और क्षेत्र में युद्ध विराम लागू करने की मांग रखी है। इस बीच बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में हूती संगठन ने सऊदी जहाज को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि ओमान, कतर और पाकिस्तान कूटनीतिक बातचीत के जरिए हालात को संभालने की कोशिश में जुटे हैं। अगर हॉर्मुज़ लंबे समय तक बंद रहता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। और अब नजर इस बात पर है कि क्या कूटनीति संकट को रोक पाएगी या हॉर्मुज़ दुनिया के अगले बड़े भू राजनीतिक टकराव का केंद्र बनने जा रहा है। तो देखिए, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। क्या यहाँ से जो रास्ता एक तरह से जाम कर दिया है वो किस तरह से खुलता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में, या यूं ही स्थिति बरकरार रहेगी? वहीं हूती का साफ कहना है कि अगर ईरान के साथ तनाव रहा तब तक लाल सागर में भी तनाव बरकरार रहेगा। तो हूती ये तबाही तब मचा रहे हैं जब अमेरिका लाल सागर में काफी मजबूत है। आखिरकार लाल सागर में अमेरिकी वर्चस्व कितना है, चलिए वो जान लेते हैं और आपको बता दें कि आखिर किस तरह से यहाँ पर अमेरिकी वर्चस्व दिखता है। तो इसमें समझने की जरूरत है कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड स्वेज नहर को पार करने के बाद लाल सागर में सक्रिय है और ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर एयरविंग 8 और 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान साथ रहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ 4,500 से ज्यादा नौसैनिकों को लेकर चल रहा है। तो यूएसएस रॉस और यूएसएस गॉन्जालेस लाल सागर और आसपास के समुद्री रास्तों पर गश्त कर रहे हैं। डिस्ट्रॉयर की बात करें तो यूएसएस मुर्फी, यूएसएस स्टॉकडेल और यूएसएस इंडियन पॉलिस लगातार लाल सागर में गश्त कर रहे हैं। वहीं लाल सागर पर हूती ईरानी जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, तो उसे देखते हुए समझना होगा कि जितना वर्चस्व अमेरिका ने यहाँ पर बनाया हुआ है, जितना दबदबा बनाया हुआ है, वो वाकई काम कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर हूती यहाँ पर अटैक कैसे कर पा रहे हैं? आज हम इसी को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं और साथ ही भू राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज कुमार जी बने हुए हैं और विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करेंगे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी का। देवनाथ सर, आपसे हम समझना चाहेंगे ये जो पूरा माहौल बना हुआ है हॉर्मुज़ को लेकर, क्या लग रहा है आपको कि एक तरफ तो अमेरिका ये कहता है हमारा पूरा दबाव यहाँ पर है, पूरा नियंत्रण हमारा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। आखिर क्या माना जाए, कौन इस वक्त इस पर कब्जा जमा रहा है और क्या कुछ रियायत मिलती हुई दिखाई दे रही है? जी हाँ गीतू जी, हो ये रहा है कि अमेरिका ने अपने नेवी के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स को वहाँ डिप्लॉय किया हुआ है। लेकिन इनकी कमजोरी ये समझनी पड़ेगी कि ये जो है वहां पर लगातार अब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से डिप्लॉयड हैं और इनका जो क्रू है थक गया है। अब कोई भी शिप में रहने की जगह बहुत कम होती है, फैसिलिटीज बहुत कम होती हैं, खाना जो होता है। सबसे बड़ी बात है, क्रू जो है 3-4 महीने से जब वहाँ इस तरह से रहता है तो अपने परिवारजनों से भी मिल नहीं पाता है। आजकल परिवारजनों से बातचीत करने में भी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, क्योंकि हो सकता है कि कोई परिवारजनों से अगर बात कर रहा है तो इस तरह की जानकारी दे दे कि अच्छा क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, कब घर आएंगे जी। तो परिवार से बातचीत करने पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। तो अब देखा जा रहा है कि अमेरिका के नेवी से कम 2 बार इस तरह से रिपोर्ट आई है कि जो क्रू है वो हैरान, परेशान है, थके हुए हैं, डिमोरलाइज्ड भी है।
जबकि इसके मुकाबले जो ईरान के जो क्रू हैं, नेवल क्रू जो हैं, वो अपने ही घर से, अपने ही मोहल्ले से, अपने ही इलाके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनके पास छोटी छोटी नावें होती हैं हाई स्पीड, चाहे बाबल मंडेब की बात हो, चाहे स्टेट ऑफ हर्मुज हो। छोटी सी नाव होती है, हाई स्पीड नाव होती है, जाते हैं, एक हमला करके वापस आ जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो छावनियां तो उनकी है नहीं, सेमी ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस हैं। तो वो अपने घर में जाके वापस अपने परिवारजनों के साथ रहते हैं, जब तक कि फिर से उनको अगले हमले का आदेश नहीं मिलता। तो साइकोलॉजिकली अमेरिकन क्रू बहुत स्ट्रेस में है जी। बिल्कुल, और ये स्ट्रेस अब दिख भी रहा है। ऐसे में यहाँ पर अजिताभ सर, ये भी समझना जरूरी है कि जिस तरह से ट्रंप तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं होर्मुज को लेकर, लेकिन नियंत्रण इतना नहीं है जितना कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मजबूर भी हैं, लेकिन अब दुनिया के सामने दिखा नहीं सकते। बिल्कुल, देखिए गीतू जी, एक तो राष्ट्रपति ट्रंप कहें या अमेरिका शक्तिशाली है, उसके पास क्षमता बहुत है, उसके वेपन्स की बात करें तो वो भी अनमैच्ड है दुनिया में। लेकिन यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, खास करके अगर हॉर्मुज की देखें या बाब अल मंदेब के साइड देखें, तो ये भौगोलिक स्थिति वहां लोकल जो है, लोकल इज वोकल वाली बात है कि वो लोकल का तो उस तरह से उनको एरिया की पहचान भी ज्यादा है, उसके लिए फाइटिंग कैपेबिलिटी भी उन्होंने उस तरह से अपने आप को ट्यून किया है। और सबसे मेन है कि इतना सकड़ा रास्ता है, दोनों बाब अल मंदेब तो हॉर्मुज से भी ज्यादा सकड़ा रास्ता है, और उसको कंट्रोल करना हुतियों के लिए ज्यादा आसान है। एक छोटे से ड्रोन या मिसाइल से भी उनका काम हो जाता है। वो नहीं भी चलाएंगे तो डर के मारे जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो आगे नहीं आएगी इंश्योरेंस देने के लिए। जो शिप्स हैं, करोड़ों करोड़ों के शिप्स होते हैं, वो इतना खतरा नहीं मोल लेंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप चाहे 75 फाइटर जेट्स आप लगा दें या शिप्स इस तरह के बड़े बड़े लगा दें, लेकिन वहां के जो ग्राउंड रियलिटीज है उससे आप बच नहीं सकते और उसको आप नकार नहीं सकते। वही चीज काम कर रही है ईरान और उसके प्रॉक्सीज के फेवर में। और वहां पे अमेरिका इतना शक्तिशाली होते हुए भी लिटरली घुटने टेकने को मजबूर है, क्योंकि आप देख लीजिए लगभग 6 महीने, 5.5 महीने हो गए और इतनी बमबारी, इतनी तबाही, और उसके पहले आर्थिक नाकाबंदी और कितने सैंक्शंस लगा रखे हैं। ईरान हथियार नहीं खरीद सकता, तेल नहीं बेच सकता, उसके बावजूद भी अमेरिका और उसके एलीज, नेटो कंट्रीज तो कहीं दिख ही नहीं रहे। नेटो इतना ताकतवर संगठन है, वो जब फेल कर गया, वो खुल के नहीं आया है अमेरिका के साथ संगठन और पैक्ट होते हुए, तो ये मक्का जैसे जो त्रिगुट संगठन बने हैं ये क्या कर लेंगे। तो ये दिखाता है कि उनकी मजबूरियां को ईरान इनकैश करने की स्थिति में है। और इसीलिए देखिए अभी भी लाचार बने हुए हैं। बाब अल मंदेब की आपने बात की, वहां जिस तरह से हुतियों ने 8 सऊदी शिप्स को अटैक किया है, लिटरली वहां सऊदी जहां से 70% वो वहां से एक्सपोर्ट कर रहा था हॉर्मुज बंद होने के बाद, अभी उसकी जो वहां से एक्सपोर्ट लिटरली ठप हो गया है। तो और इतने संगठन के बावजूद इंटरनेशनल अलायंस बना लिया, नेटो वहां आ गया, त्रिगुट बन गया, तो ये दिखा रहा है कि उनकी मजबूरियां बहुत ज्यादा हैं और उसको वो पार पाने की स्थिति में नहीं है। जी बिल्कुल। और ये हालात कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं और ट्रंप के लिए कितना प्रेशर ये हो सकता है, मनोज जी क्या माना जाए? सही बात है, डोनाल्ड ट्रंप जी बहुत ही प्रेशर में है। जिस तरह से वो इलेक्शन भी सामने है और कुछ एडवांसमेंट वो चाह रहे थे कि इस वॉर में मिले, लेकिन कुछ खासा जो है वो कुछ बढ़त तो उनको नहीं दिख रहा है। और इसलिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, आज भी वही स्टेटमेंट आ रहा है जो पिछले दिनों से आ रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका कंट्रोल हो गया है। तो सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा। और जिस तरह से वो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को जो हेल्प चाहिए था शायद मिडिल ईस्ट कंट्री से, सऊदी अरब से, चाहे यूएई से, चाहे इराक से, वो शायद वो नहीं मिल पाया। और हालांकि उन्होंने मांगा भी नहीं है जिस तरह से खुलेआम अगर वो मांगते तो जिस तरह से उन्होंने नाटो कंट्री को भी बोला कि आपको भी जो है हमको सहायता करना चाहिए था, उसी स्तर पे अगर शायद मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी अगर वो सहायता मांगते और वो एक कुछ कॉन्सेंसस बनाने का कोशिश करते
या एक मिस इन्फॉर्मेशन ईरान के प्रति उस कंट्रीज में फैलाते कि किसी न किसी रूप से जो है ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वर्चस्व हो, उनको नहीं होना चाहिए, और जो भी इस तरह का अगर कुछ करते तो शायद कुछ एडवांसमेंट मिलता, क्योंकि इतना इतना डिस्टेंस ही है अमेरिका का ईरान से, चाहे मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, कि वहाँ से कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। एक एडवांटेज ये होता है कि उनके सैनिक या उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो पर्सनल वे में वो खत्म डिस्ट्रॉय नहीं होता है, लेकिन अदरवाइज और तो जितने भी उनके बेस थे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, समहाउ जो है ईरान जो है वहाँ पे हमला करके डिस्ट्रॉय जी। कर ही रहा है, वो करेगा ही। तो स्वाभाविक है कि जो एक एडवांसमेंट चाहिए था, इस जो अचीवमेंट चाहिए था, शायद डोनाल्ड ट्रंप को अभी नहीं मिल बिल्कुल, पा और रहा है, ऐसा और लग जिस रहा है डोनाल्ड ट्रंप का जो आकलन है वो कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या पूरी रणनीति नहीं बन पाई, क्या कुछ चल रहा है ट्रंप के दिमाग में, या फिर ईरान का जो पलटवार है वो भारी पड़ रहा है। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, होर्मुज पर ट्रंप का बड़ा दावा भी सामने आ चुका है। अमेरिका का पूरा कंट्रोल और इसे बनाए रखेंगे, ट्रंप कह रहे हैं। हमारी नौसेना की घेराबंदी स्टील की दीवार की तरह है। तो ईरान पर ट्रंप का सख्त संदेश, तेहरान कुछ नहीं कर सकता। वहीं IRGC के वरिष्ठ सलाहकार का बड़ा बयान सामने आता है, ट्रंप के पद छोड़ने तक संघर्ष लंबा खिंच सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, ट्रंप के बड़े बड़े दावे। वहीं IRGC के वरिष्ठ सलाहकार ने भी बड़ा बयान दे दिया है कि ट्रंप के पद छोड़ने तक संघर्ष लंबा खींच सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है देवनाथ सर, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ट्रंप इस ट्रैप में फंस चुके हैं। ईरान जिस तरह से ज्यादा रणनीतिक तौर पर अपने फैसले ले रहा है ट्रंप के मुकाबले, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ये स्थिति है कि जो हालात बने हैं और वो ट्रंप के पद छोड़ने तक यूं ही बने रहेंगे, तो ये बहुत बड़ी रणनीतिक चाल हम इसे कह सकते हैं ईरान की तरफ से। जी हाँ, ईरान में सबसे बड़ा फायदा उनको ये है कि वह अपने देशवासियों को अपने साथ रखने में करीबन करीबन सक्सेसफुल हो चुके हैं। जबकि अमेरिका में पूरा का पूरा अमेरिका, ज्यादातर लोग जो हैं इस युद्ध को नहीं चाहते हैं। ईरान में देखिए इस वक्त जो राष्ट्रहित की भावना है, नेशनलिस्ट फीलिंग्स हैं, वो चरम पर हैं। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आती हैं बीच बीच में कि कुछ लोग शायद सरकार के विरोध में हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि सरकार का विरोध कर रहे हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। ईरान में एक और उनको सुविधा ये है कि मुस्तफा खमेनी ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडर हैं वरन रिलीजियस लीडर भी हैं, सुप्रीम रिलीजियस लीडर भी हैं। तो जब आप पॉलिटिकल पावर यील्ड आपके हाथ में है, जब रिलीजियस पावर आपके हाथ में है, तो इफेक्ट जो है, आपकी ताकत 4 गुना बढ़ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत यह है कि वहां पर जैसा आमतौर पर किसी डेमोक्रेसी में होता है, आधी जो वोटर्स हैं वो विरोधी पक्ष से हैं, डेमोक्रेट्स हैं। वो तो डोनाल्ड ट्रंप की इस विपरीत परिस्थिति को देखकर प्रसन्न है। डेमोक्रेट्स तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं कि इस युद्ध में छलांग मार के डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को हराने के लिए रेडीमेड रेसिपी डेमोक्रेट्स के हाथ में सौंप दी है। जी बिल्कुल, और ऐसे में अजिताभ सर, शायद इस वक्त यहाँ पर आंदोलन हो रहे थे ईरान में सरकार के खिलाफ, उस वक्त एक गलत आकलन हो सकता है ट्रंप की तरफ से, क्योंकि सपोर्ट करने की बात वो लगातार उन लोगों के लिए कह रहे थे और साथ ही कह रहे थे कि हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन अब वो जो धड़ा है वो कहीं बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी वजह ईरान का नेतृत्व भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ट्रंप ने जो उस वक्त आकलन किया था कि ये सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, तख्ता पलट कर सकते हैं, वो आकलन गलत हो गया है। बिल्कुल, देखिए उनको शायद ऐसा ये आकलन किया होगा कि जिस तरह से वेनेजुएला में 48 घंटे के अंदर उन्होंने काम तुरंत करके निकल गए और किडनैप कर लिया और कमाई भी कर रहे हैं, उनको लगा था कि शायद ईरान, चूंकि ईरान में 47 साल से अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, हथियारों की बिक्री ईरान को बंद कर दिया है, तो ईरान तो बहुत ज्यादा पहले से परेशान है। उसकी आर्थिक तबाही और एक सैन्य तैयारी दोनों उसकी बहुत लिमिटेड हो गई थी। तो ये आकलन इस हिसाब से लगाया कि एक तरफ तो ईरान के पास ये सारी चीजें नहीं है, उसके बाद उनको लगा कि जो ईरान की जनता, जैसा वो बार बार क्लेम करते हैं कि 52,000 ईरान की जनता को इस्लामिक रेजिमे ने मार दिया,
तो उनको ये भी था कि ईरान की जनता ही बगावत कर देगी, और उसके बाद उसको भड़का के CIA अपना काम कर रहा था, मोसाद अपना काम कर रहा था। ये सारे उनके आकलन थे, लेकिन वो सारे आकलन लिटरली धरे रह गए। जबकि अमेरिका के ऐसी खबरें भी हैं गीतू जी की अमेरिका के इंटेलिजेंस ने, जो उस समय तुलसी गवार्ड हेड थी इंटेलिजेंस की, उन्होंने भी ये सजेस्ट किया था कि ईरान पे अटैक नहीं होना चाहिए, हमारी वैसी तैयारी नहीं है। और देखिए इनके हथियारों की बात है तो हथियार 2020 में जो कोविड क्राइसिस थी, पेंडेमिक के बाद से ही इनका प्रोडक्शन स्लो लेवल पे चला गया था, बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इनकी ठीक नहीं थी। चाइना से जो रेयर अर्थ मिनरल्स आते थे उसमें रुकावट आ गई थी, तो प्रोडक्शन इनका कहीं ना कहीं, चाहे वो मिसाइल की हो, चाहे ड्रोन सिस्टम हो, चाहे उनके बड़े बड़े वेपन्स हो, वो पहले से कम हो गया था। तो उनको तो लगा था कि बहुत जल्दी कर लेंगे, सारी चीजें उनके अनुसार हो जाएंगी, लेकिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, उनके सैन्य कमांडर्स भी उनको सजेशन दे रहे थे, और युद्ध के बीच में भी ऐसी लगातार खबरें आती रही हैं। इस बार भी उनके सैन्य कमांडरों ने ही एक तरह से हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास डिफेंस के लिए नहीं है, हमारे पास उस तरह के एंटी मिसाइल सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम। तब जाके अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप थोड़ा रुके हैं, नहीं तो इनका जो सन की पैन कह लीजिए, और ये तो अपनी अपने मिजाज से, अपने मूड से ये काम करते हैं, ये इंटेलिजेंस की कदर शायद नहीं करते उस तरह से, इसलिए बिल्कुल। और अमेरिका खुद परेशान है ट्रंप के इन फैसलों से, साथ ही साथ विरोध भी वो लगातार कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, होर्मुज जल डमरू मध्य पर बढ़ा अमेरिका और ईरान का तनाव। तो ईरान की दो टूक शर्तें पूरी होने तक नहीं खुलेगा होर्मुज। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसेन रिजवाई का ये बड़ा बयान, युद्ध और नाकाबंदी पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। तो ईरान की दो टूक शर्तें हैं और ऐसे में पूरी होने तक होर्मुज नहीं खुलेगा। तो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव ने बयान दे दिया है, युद्ध और नाकाबंदी पूरी तरह खत्म किया जाए तभी ये समझे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलेगा। ऐसे में मनोज जी, ये माना जाए बहुत बड़ी शर्त है, क्या आपको लग रहा है ट्रंप इस शर्त को मानेंगे और ये कितना पॉसिबल है? बहुत ही बड़ा शर्त है, इसको फुलफिल करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह से सीधा कंपैरिजन जो है डेमोक्रेट के समय जो बराक ओबामा थे, वो जो डील हुआ था उसमें अमेरिका को बहुत ही एडवांटेज था, और ईरान को जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शन जो है फेस करना पड़ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से युद्ध हुआ है और जिस तरह से किसी न किसी रूप में जो ईरान जो है एडवांटेज पोजीशन में है, और ईरान जो है बार्गेनिंग कर रहा है कि आपको पहले जो आपने MOU साइन किया है, पहले उस पर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहला शर्त तो ईरान का अभी यही है, और उसके आगे पीछे जो है कोई जी बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ी शर्त है और ये कितनी पूरी हो पाएगी ये भी देखना होगा। हालांकि बिल्कुल हालात ऐसे नहीं लग रहे हैं कि इस शर्त को पूरा होने में कुछ भी ऐसा लग रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बाब अल मंडेब में हुतियों का बड़ा दावा, सऊदी जहाज को निशाना बनाया। बाब अल मंडेब में हुतियों ने ये बड़ा दावा किया और सऊदी जहाज को यहाँ पर निशाना बनाते हुए नजर आए। सैन्य सामान ले जा रहे जहाज पर हमले का दावा किया गया है। होर्मुज संकट के बीच नया समुद्री मोर्चा खुला है, तो खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ने के संकेत है। ओमान ईरान बातचीत में काफी प्रगति, कतर का ये कहना है। और लगातार हम देख रहे हैं कि हुतियों के हमले हो रहे हैं, लाल सागर पर वर्चस्व तो है ही, लेकिन अब सऊदी जहाज को निशाना बना लिया है। सैन्य सामान यहां से ले जाया जा रहा था इस जहाज पर और उस वक्त हमला किया गया। तो ये दावा किया जा रहा है हुतियों की तरफ से, होर्मुज संकट के बीच नया समुद्री मोर्चा खुल गया है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ने के संकेत इससे मिलने लगे हैं। तो ओमान ईरान बातचीत में काफी प्रगति, ऐसा कहना है कतर का। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से देवनाथ सर ये पूरी हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक खबर सामने आ रही है, वो बता रही है कि ईरान थोड़ी सी मजबूत स्थिति में आता हुआ दिख रहा है और इससे हम कहेंगे दबाव ज्यादा बन रहा है इस वक्त। हाँ रितु जी, देखिए ईरान का आकलन ये है और वो सही भी है कि अभी निकट भविष्य में, यानी अगले एक हफ्ते, अगले एक महीने में अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप कोई भीषण बमबारी का ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। इसके लिए नाना कारण है। टैक्टिकल कारण ये है कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं पेट्रियट के और थर्ड के, उसकी कमी हो गई है। टैक्टिकल रीजन ये भी है कि अमेरिका की जो नेवी के शिप्स हैं उसके कैप्टन जो हैं वो अपनी शिप से लगातार किसी ना किसी तरह की मैकेनिकल फटीग यानी मैकेनिकल ब्रेकडाउन का रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी उनके शिप को रिपेयर के लिए जाना है।
कुछ कुछ रिपेयर्स तो इतने सीरियस हैं नेचर में कि शायद शिप को पूरी तरह से अमेरिका ले जाकर रिपेयर करना पड़ेगा, यानी ड्राई डॉक फैसिलिटी की जरूरत आ पड़ी है उनको रिपेयर करने की। तो ऐसे छोटे छोटे टेक्निकल डिफिकल्टीज के रहते हुए अमेरिका में अभी उनकी पेंटागन के जो जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, टोटली कन्विंस्ड हैं कि अब और ज्यादा लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट करना उचित नहीं होगा। देखिए, कोई भी शिप है वो एक मशीन होती है, और हर 3 महीने में, 6 महीने में किसी भी मशीन को आपको शट डाउन करके पूरा खोल के दोबारा से उसको असेंबल करना होता है। दुनिया भर की नेवीज में ये नियम है। एक सिंपल चीज बताऊं, एक जनरेटर सेट है मिसाइल का, वो जनरेटर सेट आप 24 घंटे ऑन रखेंगे, 48 घंटे ऑन रखेंगे, 72 घंटे ऑन रखेंगे, 96 आवर्स ऑन रखेंगे, जनरेटर है। उसके बाद वो भी ओवरहीटिंग हो जाता है, वाइब्रेशंस आने लग जाते हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने लगता है, तो आपको उसको शट डाउन करना पड़ता है। जब तक आप उसको शट डाउन करके दूसरे जनरेटर पर जाते हैं, तब तक आपका एयर डिफेंस सिस्टम वनरेबल रहता है, सब ऑप्टिमम लेवल पर रहता है। और दुश्मन अगर उसी बीच हमला कर दे तो आपकी जो सर्विलेंस रेडार है, मिसाइल गाइडेंस रेडार्स है, कंट्रोल सेंटर है, वो उस वक्त पूरी तरह से एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं। तो अब वहां पर अमेरिकन नेवी, अमेरिकन एयरफोर्स के मशीनी सिस्टम्स थकने लगे हैं। जी बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी। तेहरान पहुंचे हैं नकवी, ईरानी अधिकारियों से शुरू की है बातचीत। तो हॉर्मुज़ संकट पर पाकिस्तान की मध्यस्थता कोशिशें तेज, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दोबारा खोलने पर फोकस किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे हैं और ईरानी अधिकारियों से बातचीत उन्होंने शुरू कर दी है। हॉर्मुज़ संकट पर पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशें तेज होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने पर फोकस भी किया जा रहा है। जिताब सर, यहाँ पर पाकिस्तान अब किस तरह से एक बड़ी भूमिका निभा सकता है? कैसी उम्मीद है? वाकई यहाँ पर किसी तरह से मीडिएशन करने पहुंचे हैं या कुछ और रणनीति पाकिस्तान के दिमाग में चल रही है? देखिए, पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत ही कठिन समय, एक तरह से मैं कहूंगा। जिस तरह से बाब अल मंदेब, जिसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है, वो पाकिस्तान के भी आंसू निकाल रहा है। आपने जैसे खबर दी कि वहां पे पाकिस्तान के 3 सैनिक इनफैक्ट मरे हैं जो सऊदी शिप पे हुतियों ने अटैक किया। तो पाकिस्तान के त्रिगुट के लिए ये पहली एक कह लीजिए परीक्षा है इस संधि के, मक्का संधि के बाद। तो वहां से उसकी जो बौखलाहट है, और खबरें ये आ रही हैं कि शायद ये त्रिगुट, मक्का त्रिगुट जो है वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, बाब अल मंदेब को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हुतियों का अटैक और ज्यादा बढ़ गया है और वो छटपटाहट अब दिख रहा है कि मोहसिन नकवी जो है गृह मंत्री, अब भाग के आए हैं तेहरान और वहां बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी जो उम्मीद है, क्योंकि अभी 60 डेज का जो MOU था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो 60 डेज तक वैलिड था और वो इस रविवार को खत्म हो रहा है। तो उसके बाद ये सीज फायर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये भी एक चैलेंज है। तो अभी मोहसिन नकवी वो लगातार वहां राष्ट्रपति जो ईरान के हैं उनसे, जो स्पीकर हैं या जो विदेश मंत्री हैं, और खास करके जो सुप्रीम नेशनल काउंसिल, डिफेंस काउंसिल कह लीजिए ईरान का है, उसके नए जो हेड बने हैं मोहसिन रजाई, उनसे बातचीत हो रही है। उसमें 2 मुद्दे ज्यादा हैं। एक तो कि कैसे इस सीज फायर को बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर वो ऑफिशियली नहीं बढ़ता है तो फिर दोनों तरफ से तकरार की संभावना तो पहले से बनी हुई है। और दूसरा है कि MOU की शर्तों को, उन शर्तों पे दोनों तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप भी अब हट जाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के जो नए, आपने जैसे बताया, एडवाइजर ने जिस तरह से कहा है कि इसको प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं वो, जब तक राष्ट्रपति ट्रंप अपने पद से हट ना जाए तब तक इसको खींचेंगे। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने निश्चित रूप से जो हॉर्मुज का फैक्टर था उसको काउंट नहीं किया, हड़बड़ी में ये एक्शन लिया, ये युद्ध छेड़ दिया और उसका खामियाजा सिर्फ अमेरिका ने पूरी दुनिया को, गल्फ के देशों को और साथ साथ जो और इजराइल जैसे देश हैं वो तो पहले से परेशान है। ये वो युद्ध अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, IEA की बड़ी चेतावनी, हॉर्मुज़ और बाब अल मंडेब तनाव से बढ़ सकता है तेल संकट। 2026 के लिए तेल सप्लाई अनुमान घटाया गया है, तो 43 लाख बैरल प्रतिदिन तक सप्लाई कमी की आशंका जताई जा रही है। दुनिया की कुल तेल सप्लाई 4% तक घट सकती है।
मांग से 12.7 लाख बैरल प्रतिदिन कम रह सकती है सप्लाई। तो वैश्विक तेल बाजार और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोज जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये एक तरह से पूरे विश्व के लिए संकट की स्थिति है। इसीलिए जो है डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत बड़ा प्रेशर आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि रहेगा कि किस तरह से जो है ऑयल का जो प्राइस है उसको किस तरह से वो कंट्रोल करेंगे। समहाउ जो है अब तक उनका अचीवमेंट रहा है कि इस बार जो है ज़्यादा ऑयल प्राइस नहीं बढ़ा है, और जितना आगे बढ़ेगा उतना उनके लिए और ज़्यादा प्रेशर होगा। और इस युद्ध में जो एक्सपेंशन जो हो रहा है, जिसमें हुती और सऊदी अरब का जो जिस तरह से वार शुरू हुआ है, ये भी एक वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए एक सरदर्द जैसा ही होगा। और जितना जल्दी ये कंट्रोल हो जाए हुती सऊदी अरब वाला, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिस तरह से हम लोग पाकिस्तान को तो हम देख ही नहीं कि वहाँ ईरान तेहरान गए हैं और फिर से वो कोशिश करेंगे। पाकिस्तान भी बहुत ही डेंजर कंडीशन में है, जिस तरह से वहाँ का इंटरनल इशू है। और जिस तरह से एक इन्होंने संधि किया है 3 कंट्रीज़ में, उसमें जो बोला गया है कि एक कंट्री पे अगर हमला होगा तो तीनों समझ ले कि उन पे ही हमला हुआ है। इससे और जो है पाकिस्तान के लिए सरदर्द आने वाला है। आने वाले समय में अगर ये युद्ध जिस तरह से हुती और सऊदी अरब में बढ़ रहा है, अब पाकिस्तान को भी किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और अगर हुती पे अगर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो फिर जो है ईरान जो है फिर से वो हुती को सपोर्ट करेगा। और किसी न किसी रूप से अब हुती ईरान का ये कोशिश रहेगा कि जो रेड सी में जो जी वहाँ पे एक संकट बनने वाला है वो और इंटेंसिफाई हो जाए, ताकि बिल्कुल। और कहीं जितना ना ही कहीं वो ईरान को ऑयल एक तरह प्राइसेस। से हूती का ये ग्रुप मदद करता हुआ दिखाई ही दे रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, फारस की खाड़ी प्रदूषण पर ईरान का बड़ा आरोप। फारस की खाड़ी प्रदूषण पर ईरान ने बड़ा आरोप लगाया है। शिपिंग और मिलिट्री ऑपरेशंस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बयान, तटीय इलाकों को खरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। वहीं ईरान ने उठाया मुआवजे का सवाल। एनर्जी एक्सपोर्ट से फायदा उठाने वाले देशों पर निशाना साधा है। हॉर्मुज से फायदा उठाने वालों की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी से बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से तटीय इलाकों में खरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं प्रदूषण नियंत्रण को लेकर, एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए, एक बड़ा आरोप जो ईरान ने लगाया है यहाँ पर देवनाथ सर, और क्या इसकी भरपाई हो पाना संभव है, और आरोप लगाने का मकसद क्या है? इस युद्ध से जो एनवायरमेंटल कंट्रोल है वो डेफिनेटली फारसी खाड़ी में थोड़ा एडवर्सली अफेक्टेड हुआ है। चाहे वहाँ शिपिंग हो, अभी हम देख सकते हैं फारस की खाड़ी के अंदर किसी भी समय 150 से ज्यादा शिप्स जो हैं वो अटके पड़े हैं। इसका क्या मतलब है कि वहाँ जो शिप्स लोड करके तैयार हैं अपने अपने देश को वापस जाने के लिए, उनको लगातार वहाँ जब खड़े रहते हैं तो उनको अपना इंजन तो ऑन रखना पड़ता है, क्योंकि लहरों से जहाज को निपटना पड़ता है। जहाज ड्रिफ्ट नहीं हो सकता। जब भी 150 जहाज अगर फारस खाड़ी के अंदर इस तरह से खड़े रहेंगे तो ना सिर्फ वो इंजन अपना ऑन रखना पड़ता है, वरन उनका जो क्रू है वो भी अपने डेली दिनचर्या का सारा जितना जो पोल्यूशन है उसको समुद्र में डिस्चार्ज करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हाँ, शिप्स में तरीका होता है कि कोई भी चीज समुद्र में डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट, लेकिन बड़ी तादाद में जो वहां पे धाऊ जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड शिप्स हैं उसमें डिस्चार्ज से पहले फ्लूइड्स को ट्रीट करके समुद्र में रखने का जो रिवाज है वो सदियों से नहीं रहा है। ऐसी भी खबरें आई हैं कि इस कुछ हमलों की वजह से शिप्स से ऑयल का भी डिस्चार्ज हुआ है फारसी खाड़ी में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। अब ये जो ऑयल डिस्चार्ज होता है समुद्र में, ये रेत के साथ मिलकर छोटे छोटे ग्लोबुल्यूल्स बनाता है, जो कि पानी की सतह पर तैरते रहते हैं और आस्ते आस्ते किनारे पर बिल्कुल। वाकई देवनाथ सर, गंभीर मुद्दा तो है ये, जिस तरह से समुद्र पॉल्यूटेड हो रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से जंग चलती रही, अगर बाकी देशों के बीच में टकराव रहा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, गजा को लेकर नई हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। अरबी मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है। गजा में बेस बनाने की तैयारी की रिपोर्ट, इंटरनेशनल सिविलाइजेशन फोर्स के जमीनी ऑपरेशन की चर्चा। तो ट्रंप के गजा प्लान के अगले फेज की अटकलें तेज हो गई हैं। फतह ने किया तीखा विरोध।
गाजा पर एक और कब्जा। तो फतेह ये कह रहे हैं कि गाजा पर एक और कब्जा, हालांकि काफी विरोध किया है जिस तरह से यहाँ पर स्टेबलाइजेशन फोर्स के जमीनी ऑपरेशन की चर्चा तेज हो गई है। तो ट्रंप यहाँ पर क्या बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं अजिताभ सर, ये माना जाए, और क्या अगला कदम हो सकता है ट्रंप का? जी जी, बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र संघ को दरकिनार करके, उसको साइड करके एक इंटरनेशनल पीस और गाजा बोर्ड ऑफ पीस बना दिया, उसके पीछे उद्देश्य बहुत गहरे हैं। अब देखिए वो सारी चीजें गीतू जी खुल के आ रही हैं कि एक तरफ तो वो अब बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स की वो कंट्रोल और ज्यादा वहां पे और अपना अमेरिका का कंट्रोल होगा। और तैयारी तो बड़े ख्वाब हैं इनके कि वहां से कमाई के पूरे इन्होंने प्लान तैयार कर रखे हैं। जैसा जेड कुशनर इनके जो दामाद हैं, उनका तो प्लान है कि यहाँ 5 स्टार 7 स्टार होटल बनाएंगे और उससे गहरी कमाई करेंगे। तो निश्चित रूप से ये बेस बनाना तो अभी एक मैं कहूंगा ट्रेलर है, इसके पीछे इनके कमाई के बहुत बड़े उद्देश्य हैं। एक तरफ बोर्ड ऑफ पीस बना के उसमें भी मेंबरशिप के लिए इन्होंने दे दिया कि जब $1 लाख देंगे, पता नहीं $1 बिलियन देंगे, तब वो मेंबरशिप ले सकते हैं। तो एक तो स्टेबलाइजेशन फोर्स और जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके लिए मेंबरशिप फीस, दूसरी तरफ अब बेस बनाएंगे तो वहां पे भी वो कमाई करेंगे, अमेरिका के डिफेंस बेचे जाएंगे, अमेरिका के डिप्लॉयमेंट होंगे, उससे भी कमाई होगी। उसके बाद वहां जो सो कॉल्ड रोजगार के लिए या इस तरह के जो व्यापार की बात हो रही है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्लान है। लेकिन इजराइल तो गाजा छोड़ने से रहा। इजराइल ने तो अभी फिर से कल इजराइल के रक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि जो भी ऑक्यूपाइड इजराइल ने ऑक्यूपाई किया है, चाहे वो गजा में हो, वेस्ट बैंक में हो, लेबनान में हो, सीरिया में हो, गोलन हाइट्स जो सीरिया में है, किसी भी एरिया को इजराइल इतनी आसानी से छोड़ने नहीं जा रहा है। और राष्ट्रपति ट्रंप के ये जो सुनहरे ख्वाब दिख रहे हैं, ये कहीं पेपर पे ही नहीं रह जाए या फिर इजराइल और अमेरिका की टकराहट और बढ़ सकती है। बिल्कुल, यानी ये संभावनाएं भी लग रही हैं। और जिस तरह से इजराइल लगातार एक तरह से विरोध कर रहा है, इजराइल अपने तरीके से चलना चाहता है, अमेरिका अपने तरीके से इजराइल को चलाना चाहता है। मनोज जी, क्या लग रहा है आने वाले समय में ये जो विरोध है आपस में, या फिर ये कहिए कि अब इजराइल चाहता है वो अपने फैसले खुद ले, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ट्रंप कहीं ना कहीं अपने फैसलों पे टिके नहीं रहते, और ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते शायद नेतन्याहू भी चाहते हैं कि अब जो करना है इजराइल अपने आप करेगा। मनोज जी अनम्यूट कीजिए। नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच रहा है वो मोनोलॉग रहा है, वन साइडेड जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं और अपने पार्टनर से जो है बातचीत भी नहीं करते हैं। तो इसलिए कोई भी कंट्रीज के लिए ये मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है नेतन्याहू, वो उन्होंने खुलेआम बोल दिया कि जो भी गाजा को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का जो भी स्टेटमेंट आया है कि वहाँ पे शांति होगा, चाहे हमास को डिसआर्म जिस रूप से अमेरिका बोल रहा है वो होगा। हालांकि उनका ये कहना है इजराइल का कि कंप्लीट वे में जो है डिसआर्म होना चाहिए और किसी भी तरह का जो है इन्वॉल्वमेंट जो है हमास का जो है गाजा एरिया में नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के सिर्फ रूलिंग पार्टी ही नहीं, ओपोजिशन पार्टी भी जो इजराइल में है उनका भी यही मानना है कि किसी रूप में जो है हम अमेरिका का ये समझौता नहीं होने देंगे। और बिल्कुल, क्योंकि इजराइल के लोग भी चाहते हैं कि हमास और गजा पर इसी तरह से कहीं ना कहीं स्ट्राइक की जाए या फिर हमले किए जाए, और शायद यही वजह है जिसके चलते विरोध हो रहा है ट्रंप के कुछ नए रणनीतिक प्लान्स का, उसको लेकर। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।